नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है और इसका फर्स्ट पार्ट हमने बना दिया था। अब ये सेकंड पार्ट है और इसमें करेंगे प्रयास की टॉपिक जो है ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और इसके साथ ही देखिएगा, ये ज्योग्राफी का 10th तक का लास्ट चैप्टर था आपका। तो 6 से 10th की हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 6 से 10th की ज्योग्राफी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको 6 से 10th की जो पॉलिटी है वो कंप्लीट करवाऊंगा। अभी थोड़ा सा शेड्यूल जो है बिजी ज्यादा हो गया था और थोड़ा सा और भी कई कारण थे, कई व्यवस्थाएं थी, तो रेगुलर जो है वो वीडियो अपलोड होने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, इसलिए एक बार स्टॉप हो गए बीच में। ये अब जैसे ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद मैं इसमें ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि पॉलिटी का एक फिक्स शेड्यूल हो जाए। मतलब जैसे उसमें कोई भी मॉर्निंग का एक समय रख दूं मैं, और फिक्स उसी समय पे, जैसे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जो भी मुझे सुटेबल लगेगा, तो उस टाइम जो है सुबह डेली का वीडियो एक आपको बता दूंगा मैं पूरा। एक वीडियो पॉलिटी का तो अभी और बनाऊंगा जिसमें 6 से 10th के सारे चैप्टर आपको एक साथ बताऊंगा। तो उसमें आपको मैं शेड्यूल सारा बता दूंगा। तो उसका कारण ये है कि एक फिक्स शेड्यूल पे आपको वीडियो मिले वो सबसे बेस्ट है, और रेगुलर मिले। एक संडे तो ऑफ रहेगा ही रहेगा, बाकी इसके अलावा कंटिन्यू मिले। तो इसलिए अभी बीच में थोड़ा सा समय लग गया, तो इसको सही शेड्यूल में बिठाने का जो है वो कर रहे हैं प्रयास पूरा। और इसके साथ ही देखिएगा, जिन स्टूडेंट ने मेरे साथ साथ इन बुक्स को अच्छे से पढ़ा है, 6 से 10th की हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, 6 से 10th की ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है, और जो टेस्ट सीरीज हमने चला रखी थी वहां पे, उसमें भी ज्योग्राफी के 9th क्लास की ज्योग्राफी तक पहुंच गए हम, और उसमें भी 9th क्लास की ज्योग्राफी के पेपर अब चल रहे हैं। और 9th और 10th के चैप्टर खूब बड़े बड़े हैं, तो एक एक चैप्टर के 3 3 4 4 पेपर बनेंगे उसमें। 82 83 पेपर अब तक टोटल बन चुके हैं सारे, 82 83 के आसपास। तो जिसने ये सब अच्छे से मेरे अकॉर्डिंग अब तक तैयारी की है, 1.5 2 महीने की बात हो रहे हैं। ये जैसे पॉलिटी में कोई ज्यादा इतना है भी नहीं, पॉलिटी आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो इतना जो एक विद्यार्थी करेगा ईमानदारी से, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, उसकी नींव इतनी मजबूत हो जाएगी जीके की कि आगे आने वाले समय में आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, चाहे रीट देना, चाहे फर्स्ट ग्रेड देना, चाहे सेकंड ग्रेड देना, चाहे पुलिस देना, चाहे पटवार देना, चाहे आरएस का देना, आपकी बेसिक इतना मजबूत हो जाएगा जिसका सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान होता है। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसको हर कोई नहीं कर सकता। ये सब स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। ये सबसे कठिन मार्ग है। ये जो हम यहाँ तैयारी वाला ये वाला मार्ग अपना रखा है हमने, ये तैयारी का सबसे कठिन मार्ग माना जाता है, लेकिन अंतिम चयन की भी 100% गारंटी देता है ये है। ये सब पढ़ने के बाद में बाकी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आप कोई भी एक गाइड ले लो, चाहिए आपका कोई भी एग्जाम हो, अलग अलग एग्जाम है सबके, ताकि वो एग्जाम के अकॉर्डिंग एक चीज मिल जाए। और उसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको कितनी चीजें ऐसे लगेगी आपने पढ़ रखी है, पढ़ रखी है, पढ़ रखी है। और कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता होगा तो भी आपका बेसिक इतना मजबूत होगा कि आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। और अब मेरे पास में ऐसे विद्यार्थियों के बहुत मैसेज आते हैं ऐप में भी, जिन्होंने टेट सीरीज वगैरह ले रखी है, कि सर शुरू में हमें मालूम नहीं चल रहा था कि ये सब चीजें टेस्ट पेपर आप कर रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो क्या इतना बेनिफिट मिलेगा क्या। लेकिन अब जब वो हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई, टेस्ट पेपर भी कर लिए उन्होंने, रेगुलर उनको पढ़ते भी रहते हैं, रिवीजन भी करते हैं डेली, अब जब वो आगे की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम की, कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम हो, तब उनको अब महसूस हो रहा है कि वास्तव में चीज तो जबरदस्त थी ये। कौन सी? आरबीएससी की किताबें। और कई अभी भी कंफ्यूज है, सर आरबीएससी पढ़े कि एनसीईआरटी पढ़े, रहने दो, कोई नहीं पढ़नी है, रहने देना, वो है ना, वो रहने ही दो। जिनको कंफ्यूज है वो आप रहने दो, उनके काम की नहीं है ये कोई सी भी। तो क्योंकि मैं सैकड़ों बार इस चीज को क्लियर कर चुका हूं, लेकिन अभी भी जो कंफ्यूज है वो रहने ही दो। तो आज हम परिवहन और संचार जो है इसमें आगे पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यस्तम राजमार्ग कौन सा है। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यस्तम राजमार्ग कौन सा है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो
आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य राजमार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग तक हमने पढ़ लिया था। राज्यों के भीतर वे सड़कें जो राज्य की राजधानी, महत्वपूर्ण शहरों, कस्बों और जिला मुख्यालयों को आपस में तथा राष्ट्रीय राजमार्गों व पड़ोसी राज्य से जुड़ने वाले मुख्य राजमार्गों से जोड़ती है, राज्य राजमार्ग कहलाते हैं। मैं आपको शॉर्ट में ये समझा देता हूं, इन्होंने इतना लंबा चौड़ा लिखा है कि किसी भी राज्य के अंदर, ये जैसे राजस्थान है और ये राजधानी है, ठीक है, राजधानी कौन सी है? जयपुर। तो किसी भी राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनको कौन से राजमार्ग कहते हैं? राज्य राजमार्ग कहते हैं। वे राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। तो 33 जिलों से जो जिला मुख्यालय है 33 जिलों के, जैसे मान लीजिए दौसा है, अजमेर है, नागौर है, अलवर है, सब जो जिले हैं इनका हेड जो है जिला मुख्यालय, वहां से राजधानी की ओर यानी जयपुर की ओर जो भी आने वाली सड़कें हैं चारों तरफ से, वो कौन से राजमार्ग कहलाते हैं? राज्य राजमार्ग कहलाते हैं। और आगे ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं तो उनमें भी मिलते हैं, उनमें भी जुड़ते हैं। तो ये चीज है। तथा केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी का होता है। जो पीडब्ल्यूडी होता है, आपने नाम बहुत सुना होगा, पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी, वो यही पीडब्ल्यूडी है। तो राज्य राजमार्ग जो होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में जो यूटी है, इनकी व्यवस्था और निर्माण का दायित्व किसका होता है? पीडब्ल्यूडी का। देश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई 1,31,899 किलोमीटर है। राजस्थान के कुछ मुख्य राज्य राजमार्गों को मेगा हाईवे प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है और उन्हें मेगा हाईवे के रूप में विकसित कर 2 लेन से 4 लेन में भी परिवर्तित किया जा रहा है। वर्तमान में मेगा हाईवे और राजमार्गों को निर्माण व उनकी देखरेख अनुबंध के आधार पर किया जा रहा है। इस हेतु अनुबंधित फर्म उन मार्गों पर चलने वाले वाहनों से शुल्क, जिसे टोल कहा जाता है, वसूल करती है। सरकारी वाहन, एम्बुलेंस, कृषि वाहन, सैनिक वाहन और ये आपातकालीन वाहन, दुपहिया वाहन, ये टोल टैक्स से फ्री होते हैं। देखिए मित्रों, टोल जो है वो सरकार की आमदनी का एक बहुत बड़ा सोर्स है और कुछ राज्यों के अंदर जैसे स्टेट हाईवे टोल है वो फ्री होते हैं। कुछ राज्य हैं वो स्टेट टोल कभी लगाते हैं कभी हटाते हैं। राजस्थान में कभी कोई सरकार टोल लगाती है स्टेट हाईवे पे और कभी कोई सरकार हटाती है। तो ये चलता रहता है, कभी कोई लगाता है कभी कोई हटाता है। तो टोल टैक्स लगता है तो सरकारी वाहन, एम्बुलेंस, और वहां लिखा भी होता है बोर्ड कि ये जो वाहन है इनको टोल टैक्स से फ्री रखा जाएगा। 2 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल है वो भी टोल फ्री है, उसका कोई टोल नहीं लगता। तो ये चीजें हैं। मुख्य जिला सड़कें। अब आजकल तो देखिए वो टोल टैक्स में अगर आपके पास गाड़ी है तो वो आजकल क्या नाम है उसका, मेरा नाम स्लिप हो गया जबान से, वो आपकी जो गाड़ी फास्ट टैग है, शायद वो फास्ट टैग वाला, वो आपकी गाड़ी पे एक लगता है कार्ड सा, तो उसमें क्या है वो पैसे लेने का और फिर वो वापस देने का, और वो जो पीछे गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, अब वो चीज नहीं है। आप जो ही उसके सामने गए, जहां उसकी खिड़की है उसके आसपास जो ही गाड़ी आपने रोकी, सामने इधर ऊपर की तरफ कैमरे लगे होते हैं। वो कैमरों में डायरेक्ट आपकी गाड़ी पे जो फास्ट टैग वाला कार्ड लगा होगा उसमें अमाउंट आपको, जैसे मोबाइल रिचार्ज करा के रखते हो वैसे उसमें आपको अमाउंट डला के रखना पड़ता है। वो जितना टोल है वो सीधा 1 सेकंड में वहां से कटेगा और वो कहेगा साहब चलो आगे। मतलब जिस चीज में 4 से 5 7 मिनट लगते थे उस चीज के अंदर लगते हैं 15 से 20 सेकंड। मुख्य जिला सड़कें। विभिन्न तहसीलों, मुख्य नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से अथवा आपस में जोड़ने वाली सड़कों को हम क्या कहते हैं? मुख्य जिला सड़कें कहते हैं। तो ये जो फिर जिलों के अंदर भी जो अलग अलग तहसीलों को और जो आपस में जोड़ने वाली है, अब जैसे मान लीजिए जयपुर जिला है तो जयपुर की जितनी भी तहसीलें हैं, मुख्य नगर वगैरह जो भी हैं इसमें मेन, तो उन सबको आपस में जोड़ने के लिए जो भी सड़कें होगी उनको क्या कहेंगे? जिला सड़कें। अब आता है, इसके बाद आता है अन्य सड़कें। इस वर्ग में वे सड़कें आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना का लक्ष्य देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना है। देश के सभी गांवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोषित की गई थी।
तो ये देखिए आपके ध्यान में रखने वाली क्या चीज है। ये फैक्ट आपके ध्यान में रखने वाला है, ये 25 दिसंबर 2000 वाला, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को। क्या है? प्रमुख सड़कों को जोड़ने के उद्देश्य से। तो इसके अंतर्गत 1991 की जनगणना के अनुसार 1000, इससे अधिक आबादी वाले गांवों को वर्ष 2000 तक और 500 से 1000 जनसंख्या वाले गांवों को 2007 तक सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कें जोड़ने की योजना है। ये चीजें कोई आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपसे संभावना है कि नहीं पूछेगा, लेकिन ये वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान में रखना। अब आता है सीमांत सड़कें। तो सीमांत सड़कें क्या होती है? सीमावर्ती सड़कों का निर्माण और देखरेख भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। इस संगठन का कार्य भारत में इस संगठन का गठन भारत में उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमावर्ती इलाकों में सड़क परिवहन का समन्वित और तीव्र विकास करके भारत में आर्थिक विकास को तेज करने और प्रतिरक्षा संबंधित तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के लिए 1960 में किया गया था। तो सीमांत सड़कें हैं क्या? देखिए, जो जैसे दूसरे देश हैं, जैसे मान लीजिए ये भारत है और इस प्रकार से यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश और ये इस प्रकार से बांग्लादेश और ये, तो पूर्व और पूर्वोत्तर ये जो पूरा इस तरह से ये क्षेत्र है, तो जो बॉर्डर वाला एरिया होता है, भाई ये सीमांत सड़कें कौन सी कह रहा है? सीमा का अंत जहां बॉर्डर एरिया है, तो उस प्रकार से वहां इन सड़कों का जो बनाया जाता है। और देखिए, जो पाकिस्तान तक की तो बात अलग है, यहां तो सड़कें ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, सड़कें तो पहले भी थी और कोई ऐसा इस तरह की स्पेशल कभी कभार कोई बना दी जाए, बाकी सड़कें इधर भी है और उधर भी है। लेकिन ये जो इधर के देश है, तो वहां कुछ ऊपर के स्थान ऐसे हैं जहां जैसे मान लीजिए नॉर्मल आबादी वगैरह नहीं रहती, हमारे सैनिक जो फौजी हैं वो ही तैनात रहते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए उनको जहां सड़क मार्ग से बनाना संभव हो, अचानक अगर हमें जरूरत पड़े तो आर्मी के ट्रक कैसे जाएंगे? हमें अचानक और सैनिक भेजने की आवश्यकता पड़े और सामान भेजने की आवश्यकता पड़े, और जैसे गोला बारूद वगैरह है, ये सामग्रियां हैं रक्षा वाली, इनको भेजने की जरूरत पड़े तो भेजेंगे कैसे? तो हेलीकॉप्टर है या वो एक अलग सुविधा है? वो तो वहां है कि साहब बिल्कुल ठीक है, एक फैसिलिटी के तौर पर जहां बिल्कुल ही नहीं हो, लेकिन वहां भी तो हमें बनानी पड़ेगी सड़कें। आप देखते हैं कि ऊंचे पहाड़ी एरिया होते हैं बिल्कुल वहां इस प्रकार से, लेकिन वहां भी सड़कें बनती है। तो ये उस संदर्भ में बात कर रहा है, सीमांत सड़कें उससे संदर्भित है। तभी देख लीजिए आप, प्रतिरक्षा संबंधी तैयारियां, ये सीमावर्ती इलाकों में सीमा सड़क संगठन तो 1960 में किया गया था। वर्तमान में इसकी विकास संबंधित गतिविधियां राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भूटान से प्रारंभ की जा रही है। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक क्षेत्रों में आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। राजस्थान में डामर सड़कों की लंबाई तो 31/3/2016 के ये आंकड़े हैं कि भाई राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं उनकी लंबाई इतनी है। राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार की वेबसाइट, तो इससे लिए हैं, तो आप भी जो हैं वो इस साइट से इस तरह के आंकड़े देख सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की इतनी है, राज्य राजमार्ग की इतनी है, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें इस प्रकार से इतनी है, 1,72,175 किलोमीटर। तो अब तो ये आंकड़ा बढ़ा ही है, ये तो 2016 का है। तो आप चाहें तो इस साइट पर आप देख लीजिएगा अपडेट, अगर कोई देखना चाहें कि कितना क्या हुआ है। इसके बाद है राजस्थान रोड विजन 2025। राजस्थान में सड़क तंत्र की काया पलट के लिए राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 21वीं सदी से पहले 25 साल राज्य में सड़कों के विकास के लिए एक दीर्घावधि विजन तैयार किया गया। क्या इसमें सड़कों के विकास के साथ साथ सड़कों के रखरखाव और सड़कों की गुणवत्ता पर बल दिया गया है? रोड विजन 2025 में पहले 15 साल में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के बाद अगले 10 साल में एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर, 4 लेन के राजकीय मार्ग पर जोर दिया गया है। और ये आप देख भी रहे हैं अभी कि पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग सर्किट बनाए गए हैं, धार्मिक स्थल हैं उनको जोड़ने के लिए अलग हैं, पर्यटन के हिसाब से हैं वो सर्किट अलग बनाए गए हैं। पूरे भारत के अंदर जैसे स्वर्णिम जो भारत का आप देखते हो, वो 4 महानगरों को जोड़ने की जो योजना है पूरे भारत में, दिल्ली है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उनको जोड़ने की जो योजना,
वो तो खैर भारत के स्तर पे है, लेकिन प्रयास लगातार पिछले 20-25 सालों के अंदर बहुत परिवर्तन हुआ है सड़कों को लेकर के। और इतनी शानदार सड़कें बनी है, जैसे हवाई पट्टी होती है उस तरह की। इस विजन में धार्मिक महत्व के स्थानों, पर्यटन, खनन और औद्योगिक मार्गों के लिए नए सड़क संपर्क विकसित करना जरूरी माना गया है। सड़क परिवहन के संबंध में राजस्थान को मॉडल स्टेट माना जा सकता है। मतलब राजस्थान ने कहते हैं कि इतना कार्य किया है इस क्षेत्र में, और देखिए बिल्कुल किया है। आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि हालांकि अभी भी कई क्षेत्र हैं, कई इतने मुख्य पर्यटन स्थल है, लेकिन अभी भी कई वहां सड़क वगैरह सही नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कार्य जो है वो किया गया है, और अभी भी जो कार्य किया जा रहा है। फिर है रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रीय परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन के द्वारा व्यापार व लंबी दूरी तक हल्के व भारी सामान का परिवहन किया जाता है। प्रमुख परिवहन के साधन में समाविष्ट पिछले 150 वर्षों में से भी अधिक समय से भारत रेल एक महत्वपूर्ण समन्वय के रूप में जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। रेल जो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यातायात का एक साधन है भारत के लिए। सस्ता होता है, सबसे सस्ते में माना जाता है। आप देखते हैं फिल्मों के अंदर भी कि दो भाई भी बचपन में बिछड़ गए, एक भाई बहन है वो बिछड़ गए, माँ से बिछड़ गए, ट्रेन में बैठ गए, अचानक ही बीच में बहन को या छोटे भाई को प्यास लगी, बड़ा भाई पानी लेने के लिए जो ही उतरा ट्रेन चल पड़ी, फिर वो चिल्लाए मुन्ना, ये के मुन्नी मुन्ना मुन्नी, और वो ट्रेन आगे निकल जाती है। फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो वापस मिलते हैं। तो फिल्मों में भी ट्रेन का जो है वो एक बड़ा रोल बताया जाता है, और आप देखते ही हैं पुरानी फिल्मों में। तो रेल एक बहुत ही सस्ता और आसान होता है। भाई बस के अंदर आप बैठते हो, वो जहां उठा के पटकेगी, सड़क कोई आई और वो उठा के पटकती है, वो गड्ढे आ गए जोर से धक्का लगेगा। रेल के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से सो, आप चाहे बैठ के खाना खाओ। तो रेल एक बहुत अच्छा साधन है। 31 मार्च 2016 के दिन भारतीय रेल परिवहन मार्ग की लंबाई 67,312 किलोमीटर थी, जिस पर 7133 स्टेशन थे, 7133। ये इतने रेल इंजीनियर, ये यात्री सेवा, ये चीजें देखिए, ये आंकड़े आपसे नहीं पूछता है वो, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। अब 2020 है तो 2020 में ये 2016 के आंकड़े हैं, ये अब नए आंकड़े आए हैं इनकी जगह। और ये आंकड़े कभी एग्जाम में पूछता नहीं है कि कितने कोच वाहन है, क्योंकि फिक्स नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि इतने फिक्स हैं, तो ये तो उसने एक दिन का डेटा बता दिया उसने, तो कि यहाँ इस डेट तक इतने थे, तो ऐसा थोड़ी कि आगे भी इतने ही रहेंगे। पता नहीं कितने बढ़े हैं, 5 साल में तो बहुत बढ़ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है, और आपको ये याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। अब ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि देश की प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन जो है 22 दिसंबर 1851 को किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र में स्थित मुंबई और ठाणे के बीच लगभग 33.6 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग पर 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। तो पहली जो है उस रूप में कब चलाया गया भाई, यात्री का, और इस रूप में कि पहले जो एक सही रूप में, तो ये आपको 1853 वाला आंकड़ा ध्यान में रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली जो रेलगाड़ी है वो कब चलती है, तो 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच 33.6 किलोमीटर, 1853। ये महत्वपूर्ण है। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत की पहली विद्युत रेल थी डेक्कन क्वीन, जिससे 1929 में गांव पुणे के बीच चलाया गया। आज संपूर्ण देश में रेलों का सघन जाल बिछा हुआ है। तो ये पूछ सकता है कि डेक्कन क्वीन क्या है, तो एक विद्युत से चलने वाली रेल थी। देश में अनेक प्रकार की रेल लाइन विद्यमान है, जिसमें बड़ी लाइन है ब्रॉड गेज, छोटी को मीटर गेज प्रमुख है। जहां प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है और आर्थिक उत्पाद और भारी खनिजों और लोहे, कोयला, खनिज तेल, उर्वरक का अधिकांश परिवहन बड़ी लाइनों द्वारा किया जाता है, किंतु औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कच्चे मालों का परिवहन छोटी लाइनों के माध्यम से ही होता है। तो इसमें कोई लिखने वाला जैसा कुछ आपके है नहीं, ये समझने वाली चीजें हैं। भाई एक जगह से यातायात के, जैसे मान लीजिए ये जैसे खनिज वगैरह रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रेन जो है फुल, जैसे मालवाहक ट्रेनें बहुत होती है, आप देखते हैं, और पूरा उनमें सामान ही सामान होता है। कभी टैंकर होते हैं, कभी टैंक होते हैं, कभी ट्रैक्टर हैं, कभी कोयला है, कभी दूसरे खनिज संसाधन है, कभी कोई सा है, कभी लोहे एस्क है, कभी खनिज तेल है, कभी उर्वरक है, इस प्रकार से। तो
एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग होता है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए ये कहते हैं कि छोटी लाइन का जो परिवहन है वो समय लेने वाला और खर्चीला होता है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा यूनिगेज प्रोजेक्ट या एक समान रेलवे लाइन परियोजना 1992 में प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत देश की सभी छोटी लाइनों को भी बड़ी लाइनों में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये प्रोजेक्ट है, आप ध्यान में रखो तो रख सकते हो। किससे संबंधित था? छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों के अंदर परिवर्तित कर दिया गया है। और अब तो देखिए कई ट्रेनें तो बहुत शानदार आ गई। आप जैसे जयपुर से एक ट्रेन है वो मुझे काफी अच्छी लगती है। जयपुर से दिल्ली जब आप जाते हो तो डबल डेकर के नाम से आती है, और वो सिर्फ बैठने वाली है, वो कोई स्लीपिंग वाली नहीं है, सिर्फ बैठने की है, सीटिंग सीट है उसमें। तो वो सुबह जल्दी रवाना होती है, शायद 6 बजे के आसपास, 4 घंटे में आपको दिल्ली छोड़ देती है डबल डेकर, और शाम को 5:30 बजे के आसपास वापस दिल्ली से रवाना होगी, और रात को 10 बजे के आसपास आपको वापस जयपुर छोड़ देती है। तो कितनी अच्छी फैसिलिटी है और बढ़िया है। तो ट्रेन का जो सफर है वो बस के कंपैरिजन में बहुत सुविधाजनक है। देश में रेल परिवहन में भूप्राकृतिक, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। देश में रेल मार्ग पहाड़ी क्षेत्रों, ये देखिए एक चित्र है जिसमें रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है और सब आपस में जुड़ी हुई है कि इस प्रकार से ये सब देखिएगा, सब पूरे भारत जो है वो रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पूरा दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और ऊपर जम्मू कश्मीर तक, यहाँ पूरा संपूर्ण क्षेत्र देखिए। समस्त क्षेत्रों, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, सुरंग इत्यादि से भी रेल मार्ग गुजरते हैं, जिससे संपूर्ण देश का कोना कोना लगभग जुड़ गया है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन में अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गए हैं। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। देखिए कई तो ऐसे ऐसे होते हैं, कई लोग बताते हैं किससे किसी के साथ उसने पूरी जिंदगी में कभी टिकट नहीं दी उसने। वो कई किस्से बताते हैं, कई लोग जैसे दोस्त यात्रा करते हैं और वो बाथरूम में चले जाते हैं और वो इधर उधर पूछ कर, बेटे आप जैसे होते कोई 5 जने हैं, टिकट उन्होंने 2 ही लिए। अब वो जिस टाइम क्या करते हैं, वो आता है कौन है, टीटी, टिकट चेक करने के लिए, तो 3 जने बाथरूम में घुस जाएंगे और फिर बाद में जब वो चले जाएंगे तो फिर जो ही टीटी आगे निकल जाएगा फिर वापस आके बैठ जाएंगे। तो कई करते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी टिकट ही नहीं दी। वो होते हैं, ठीक है, दुनिया में सब लोग तरह के लोग हैं। रेल संपत्ति को हानि और चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। अब ये कई ट्रेन बेचारी सरकार कई बार इतनी अच्छी ट्रेन चलाती है, इतनी अच्छी सुविधाएं देती है, लेकिन लोग उसके लायक होते नहीं है। वो कौन सी ट्रेन थी? वो तेजस नाम से ट्रेन थी शायद, मुझे उस दिन न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, काफी टाइम हो गया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद तेजस ही थी वो। उसकी सीटें इतनी, जैसे ये हवाई जहाज होते हैं फ्लाइट, उस तरह की सीटें थी। तो लोगों ने सीट फाड़ रहे हैं, उन्होंने जैसे हवाई जहाज में वो एयर होस्टेस होती है तो उस तरह से लड़कियों को उसमें रखा कि भाई लोगों को ये सुविधा लगे, अच्छा लगे कि हम देखिए इतने कम चीज के अंदर, इतने कम पैसे में आपको हवाई जहाज की तरह फैसिलिटी दे रहे हैं। लोग अपना डोल दिए बिना रहते नहीं, कोई उसके फोन नंबर ले रहा है, कोई उनके साथ फोटोएं खिंचा रहा है, कोई परेशान कर रहा है। तो बड़ी आलोचना भी हुई थी कि साहब भारतीय इस लायक नहीं है कि उनको कोई ढंग की सुविधा भी मिले, ढंग की सुविधा दो, तो फिर वो ऐसे करते हैं वो। तो हालांकि कुछ लोग ऐसे करते हैं जिनकी वजह से सब लोगों पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और ये तो यहां देखिए है, इसको तो चाहिए आप स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन सच तो यही है कि कोई सुविधा अच्छी दी जाती है तो उसकी कदर कभी नहीं होती। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोक देते हैं। बेटे कई होते हैं चेन खींच देंगे, फिर कहते हैं हमने तो खींची नहीं, वो आएंगे सब। तो रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। ये जयपुर में उस टाइम मुझे याद है मेट्रो चलाई थी, जब मेट्रो की सीटें फाड़ दी थी लोगों ने। अब बताओ अब क्या सुविधा दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं है, लोग इस लायक तो नहीं है वैसे कि उनको कोई मिले सुविधा ऐसी ढंग की। रेलवे में बढ़ते यात्री व माल भार को देखते हुए लाइनों के दोहरीकरण, विद्युतीकरण और छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य तेजी से विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है। मालगाड़ियों के संचालन के लिए समर्पित मालगाड़ा कॉरिडोर परियोजना
माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत 1534 किलोमीटर दोहरा रेल मार्ग मुंबई से रेवाड़ी तक बनाया गया है। मुख्य तौर पर कंटेनर परिवहन की जरूरतों को पूरा करेगा। तो जो मालगाड़ियां हैं उनके प्रमुख रूप से संचालन के लिए 1534 किलोमीटर दोहरा रेल मार्ग मुंबई से रेवाड़ी तक बनाया गया है, ताकि माल वाहन जो हैं कंटेनर परिवहन की जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। रेवाड़ी कौन सा है? हरियाणा वाला। राजस्थान में भारत के कुल रेल मार्गों का लगभग 11% भाग है। यह आंकड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण है कि भारत में जो कुल रेल मार्ग है कितना परसेंट राजस्थान में है? 11%। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई मार्च 2011 में 5,784 किलोमीटर थी, जो देश के रेल मार्गों की कुल लंबाई का 9.4% था। राजस्थान के रेल मार्गों की कुल लंबाई में ब्रॉड गेज का भाग 51.4 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 71.4 है। ब्रॉड गेज जो बड़े वाली लाइन है। राजस्थान में 31 मार्च 2002 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्गों की औसतन लंबाई 17.2 किलोमीटर थी, जबकि यह राष्ट्रीय स्तर पर 19.2 किलोमीटर थी। कि भाई प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। जैसे आप जैसलमेर का औसतन निकालते हैं, वो जनघनत्व, तो 17 निकालते हैं, 17 या कितना है, जितना भी है वो, तो उस पर बेस पर होता है कि 1000 व्यक्तियों पे जो है वो लगभग 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उस बेस पे निकाला जाता है। कहीं जैसलमेर में ज्यादा भी खूब होंगे, कहीं बिल्कुल कम होंगे। तो ऐसे करके पूरा जो जितना क्षेत्रफल होता है और उसमें जितनी जनसंख्या है उसका भाग भाग देकर वो निकाल लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये कि भाई राजस्थान के अंदर 1000 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर जो है, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्गों की औसतन लंबाई 17.2 किलोमीटर थी और नेशनल स्तर पे 19.2। राज्य में मार्च 2011 में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5,784 किलोमीटर थी, जिसमें ब्रॉड गेज का भाग 68.37%, मीटर गेज का 30.10 और नैरो गेज का 1.53% था। तो सबसे बड़ी जो है उसको ब्रॉड गेज कहते हैं, उससे छोटी मीटर गेज है, उससे छोटी होती है नैरो गेज, छुटकू छोटी छोटी होती है रेल लाइनें। राज्य में 31 मार्च 2008 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रेल मार्गों की औसत लंबाई 16.61 किलोमीटर थी। तो इसमें देखिए, वैसे तो यह है कि आंकड़े इस तरह से संबंधित आंकड़े ज्यादातर तो पूछता नहीं है। अब इनमें चेंज हो गया, तो करंट के आंकड़े जो हैं, आप लास्ट 6 मंथ की या मंथली कोई भी करंट मैगजीन आती है उसमें अगर ये आंकड़े हो तो आप पढ़ लीजिए, उसको देख लीजिएगा। बाकी सामान्यतया ऐसे आंकड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता। राजस्थान के प्रमुख रेल मार्ग निम्न हैं। जयपुर से ये मुंबई रेल मार्ग है, जोधपुर से हावड़ा रेल मार्ग, दिल्ली से अहमदाबाद, उदयपुर से दिल्ली रेल मार्ग, बीकानेर से दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर से दिल्ली रेल मार्ग। ये तो कई महत्वपूर्ण बता रहा है, देख लो, आपको कभी जाना हो इधर उधर तो काम आ जाएगा ये। जयपुर से गंगानगर रेल मार्ग, फुलेरा दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर से सवाई माधोपुर रेल मार्ग, जयपुर से आगरा रेल मार्ग, जम्मू तवी रेल मार्ग, जोधपुर से गुवाहाटी रेल मार्ग, जयपुर से लोहारू रेल मार्ग, चेन्नई रेल मार्ग, जोधपुर हरिद्वार रेल मार्ग। ये कई रेल मार्गों के नाम हैं, तो ये आप ध्यान में रखो तो रख लेना। अब आता है पाइपलाइन परिवहन। तो पाइपलाइन परिवहन क्या है? इसमें आदमी नहीं जाएगा। आप कहीं देखो, कई भोले भाले बच्चे होते हैं कि सर पाइपलाइन से हम कैसे जाएंगे, तो आपको नहीं जाना है पाइपलाइन में, आपको थोड़ी छोड़ेगा वो। पाइपलाइन के अंदर पानी होता है, वो सुविधा होती है, पेट्रोल है, डीजल है, खनिज तेल है, पेट्रोलियम से उत्पाद रही, ये चीजें जो होती है ये पाइपलाइन के थ्रू भेजी जाती है। और ना केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों से, में जैसे भारत से जुड़ी हुई कई दूसरे आसपास क्या होते हैं वो दूसरे देशों, तो वहां से भी भारत तक पाइपलाइन लाई जाती है अंडरग्राउंड करके। तो ये बड़े स्तर पे काम होता है कि जैसे सीधा वहां से तेल निकाला गया और वो पाइपलाइन के थ्रू भारत आता है। तो इस तरह की भी चीजें हो चुकी हैं। भारत में परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन का एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, तेल से प्राकृतिक जो प्राकृतिक और गैस शोधनशालाओं
उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत घरों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस व गलनीय पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत और गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों में जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, किंतु इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। तो लागत जैसे इसमें एक बार पैसा लगता है आपका शुरू में, फिर उसके बाद कैसे चलाओगे? आपको छोड़ना ही तो है, उधर से आप छोड़ोगे। इधर जो पाइपलाइन के अंदर कोई ऐसा ज्यादा कोई खर्चा नहीं है इसमें कि बाद में हमेशा बहुत आपका खर्चा लगातार लगेगा, ऐसा नहीं है। एक बार जो लगता है शुरू में बनाने में, अब जैसे मान लो आपने घर पे ऊपर पानी की टंकी बनाई छत पे, और उस छत पर बड़े पानी की टंकी से आपके घर के सब कमरों जैसे मान लीजिए रसोई वगैरह है, या जैसे स्नानघर है, या कमरे हैं, या हॉल है, वहां आपने पानी के लिए नल लगा रखा है इससे जोड़ के। तो रोज ही खर्चा उसका थोड़ी कि पानी के लिए रोज आपको भाई वो पानी चढ़ाना पड़े, वो एक अलग चीज है। लेकिन वो पानी यहां तक लाने के लिए कोई आपको रोज खर्चा थोड़ी करना पड़े, वो तो नल चलाओगे इससे आएगा सीधा। तो कुछ एक प्रयास हैं इसके साथ में आगे, ये हमेशा के लिए सही रहता है इन लिक्विड चीजों को लाने में। और वाहन की देरी हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर, यानी ऊपरी असम, असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते, इस प्रकार से असम है, इससे यूं इस प्रकार से यूपी की तरफ। एक शाखा बरौनी से राजवन होकर हल्दिया तक है, और दूसरी राजवन से मोरीग्राम तक गुवाहाटी से सिलीगुड़ी है। ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। गुजरात में सलावा से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक, और इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्सू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। तो गुजरात में है ये, तो गुजरात से लेकर के मथुरा, दिल्ली, तो अब जैसे ऐसे गुजरात है इधर, तो ऊपर ये मथुरा और दिल्ली तक, सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर, इस प्रकार से ये जाता है। गैस पाइपलाइन ये गुजरात में हजीरा को यूपी के जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश की विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा और यूपी के शाहजहांपुर व बराला अन्य स्थानों पर है। कई बार खबर 1-2 बार आई थी कि तेल लाइन कोई फूट गई, या पता नहीं कैसे लोगों ने, किसी को पता पड़ गया कि भाई इधर से तेल लाइन है, तो उसके फोड़ के बैठे तेल निकाल लिया बीच में से। तो ये भी अपराध है इस तरह से कोई करता है तो। हालांकि ये इतनी जबरदस्त तरीके से बनाई जाती है कि इसमें निकालना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी कई होते हैं निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और क्योंकि अभी भी चैप्टर काफी बड़ा है ये, तो एक पार्ट इसका और बनेगा। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, और इसी के साथ ही मैंने आपको जैसा कि बताया कि पॉलिटी के लिए मैं आपका पूरा एक शेड्यूल बनाऊंगा ताकि कंटिन्यू अपलोड हो सके। तो अब ये एक पार्ट और बनेगा, फिर ये आपका कंप्लीट है 10th की ज्योग्राफी। फिर 6 से 10th की पॉलिटी का एक न्यू शेड्यूल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। उसके बाद आप जीके में बन जाओगे सिकंदर, फिर आपका कोई सा भी एग्जाम नहीं रुकेगा, आप जो भी एग्जाम दोगे क्वालिफाई करोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।